हम सब ने भारत की आज़ादी की कहानी स्कूलों में पढ़ी है, अपने बड़ों से सुनी है। लेकिन क्या हो अगर इस कहानी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा, एक ऐसा अध्याय है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है? एक ऐसी बगावत की कहानी जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या था जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया? क्या ये सिर्फ अहिंसक आंदोलन थे या फिर पर्दे के पीछे कोई और ज्यादा बड़ी कहानी चल रही थी? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। 20,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उन भारतीय नाविकों की तादाद है जिन्होंने फरवरी 1946 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुली बगावत का बिगुल बजा दिया था। सोचिए जरा, एक साथ 20,000 सैनिक। और इसका असर? अरे सिर्फ 48 घंटों के अंदर कराची से लेकर कलकत्ता तक 78 जहाज़ों पर विद्रोह की आग ऐसी फैली कि अंग्रेजों ने अपनी ही रॉयल इंडियन नेवी पर से कंट्रोल खो दिया। वो नेवी जो उनकी ताकत का सबसे बड़ा सिंबल थी, वही उनके हाथ से निकल गई। तो चलिए इस नौसैनिक विद्रोह को जरा और करीब से समझते हैं। ये कहानी का वो क्लाइमैक्स है जो असल में एक भूख हड़ताल के तौर पर शुरू हुआ था, नाविकों की कुछ सीधी सादी शिकायतों को लेकर। अब देखिए, वजहें तो कई थीं। नस्लीय भेदभाव तो था ही, तनख्वाह में भारी फर्क था, खाना और रहने के हालात भी बहुत खराब थे। लेकिन इस आग में घी का काम किया आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चल रहे मुकदमे ने। यही थी वो असली राजनीतिक चिंगारी। हाँ, ये बात सच है कि नाविकों की अपनी दिक्कतें थीं, पर सवाल तो ये है कि एक छोटी सी भूख हड़ताल पूरे देश को हिला देने वाली बगावत में कैसे बदल गई। इसके पीछे की राजनीतिक वजह बहुत बहुत गहरी थी। और यहीं आकर कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। ये नौसैनिक विद्रोह असल में एक दूसरी सेना के अपमान से सीधा जुड़ा हुआ था। एक ऐसी सेना जिसने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने की हिम्मत की थी। जी हां, बात हो रही है आज़ाद हिंद फौज की, यानी इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम सब आईएनए के नाम से जानते हैं। यही वो ईंधन थी जिसने विद्रोह की इस आग को भड़काया था। तो ये आज़ाद हिंद फौज आखिर थी क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनी एक सेना थी जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, लड़कर अपने दम पर भारत को आज़ादी दिलाना। इस सेना का बनना अपने आप में एक पूरी कहानी है। लेकिन जब इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाली, जिन्हें देश नेताजी कहकर बुलाता था, तब ये फौज एक ऐसी जबरदस्त ताकत बन गई जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो जरा सुभाष चंद्र बोस और आजाद भारत के लिए उनके विजन को समझते हैं। उन्होंने सिर्फ एक सेना तैयार नहीं की, बल्कि विदेश में भारत की एक पूरी सरकार बना डाली थी। नेताजी का करिश्मा ही कुछ ऐसा था, उनके एक इशारे पर हजारों लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे। वो सिर्फ एक कमांडर नहीं थे, वो एक उम्मीद थे। और फिर आया वो नारा जिसने इतिहास रच दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था, एक ऐलान था जिसने हजारों हिंदुस्तानियों को आज़ादी की लड़ाई में कूदने के लिए प्रेरित किया। एक अस्थायी सरकार बनाना ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था। इससे आईएनए को एक जायज सरकार के तौर पर पहचान मिली और जापान जैसे देशों से बराबरी पर बात करने की ताकत भी। और फिर 1944 में दिल्ली चलो के जोशीले नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की सरजमीन पर कदम रखा। वो लड़ते लड़ते कोहिमा और इम्फाल तक आ पहुंचे थे। वर्ल्ड वॉर II के खत्म होने के बाद आईएनए को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक नया तूफान खड़ा हुआ। आईएनए के सैनिकों पर चले मुकदमों ने पूरे देश में एक नई आग लगा दी। अंग्रेजों ने सोचा कि आईएनए के 3 बड़े अफसरों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर वो बाकी लोगों को डरा देंगे, पर यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख, रातों रात पूरे देश के हीरो बन गए और भारत की एकता का प्रतीक भी। ये नारा हिंदुस्तान की गली गली में गूंजने लगा। इससे साफ पता चलता है कि आईएनए के सैनिकों को लोगों का कितना जबरदस्त सपोर्ट हासिल था। आम लोग उनके लिए सड़कों पर उतर आए थे। और बस यहीं आकर कहानी का पूरा सर्कल पूरा हो जाता है। इन्हीं मुकदमों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों ने नौसेना के उस विद्रोह को हवा दी जिसकी बात हमने शुरू में की थी। आईएनए की कहानी ने बगावत की आखिरी चिंगारी को एक शोले में बदल दिया था। तो सवाल यह है कि आखिर में इन सारे विद्रोहों का नतीजा क्या निकला?
ब्रिटिश सरकार के भारत छोड़ने के फैसले पर इनका कितना असर पड़ा, चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। उस वक्त ना दो अलग अलग तस्वीरें चल रही थी। एक तरफ हमारे मुख्य धारा के नेता थे जो एक शांतिपूर्ण पावर ट्रांसफर के लिए बातचीत कर रहे थे और इन विद्रोहों की निंदा भी कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिन्हें ये कड़वी सच्चाई समझ आ गई थी कि जिस फौज के दम पर वो हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे, अब वो उनकी वफादार नहीं रही। और शायद इसका सबसे पक्का सबूत खुद उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने दिया। सालों बाद उन्होंने माना कि आईएनए की गतिविधियों और भारतीय सेना में बढ़ती बगावत ही भारत छोड़ने के फैसले की एक सबसे बड़ी वजह थी। तो ये सवाल सोचने वाला है, क्या भारत की आज़ादी की वो कहानी जो हम सुनते आए हैं इस सशस्त्र संघर्ष के बिना अधूरी है? क्या इतिहास का यही वो अध्याय था जिसने असल में अंग्रेजों को जाने पर मजबूर कर दिया?